हेलो गाइस, वेलकम टू एडवीपंस। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग भारत के प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग भारत के भौतिक प्रदेश देख रहे हैं और भौतिक प्रदेशों को हम लोगों ने 6 भागों में बांटकर पढ़ रहा है। जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय, उत्तर भारत के मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय प्रदेश और द्वीप समूह में देखेंगे। जिसमें हम लोगों ने उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय देख चुका हूँ। पिछली वीडियो में हम लोगों ने उत्तर भारत के मैदान को देख लिया था और आज इस वीडियो में हम लोग प्रायद्वीपीय पठार को देखने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका विकास कैसे होता है, क्योंकि जब तक हम यह नहीं जानेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार का विकास कैसे होता है तब तक उसके बारे में पढ़ना व्यर्थ है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि जो प्रायद्वीपीय पठार है, यानी जो ये इलाका हम लोग देख रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार का, इनका विस्तार कैसे हुआ है, विकास कैसे हुआ है। सॉरी, देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पे देखिए आप सब, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, मैंने पहले ही बता चुका हूं, यह क्या है, एक पैंजिया है। पहले क्या था ना कि जो सातों जो कॉन्टिनेंट है वह सभी क्या थे, अलग अलग थे। सॉरी, एक में थे, अलग अलग नहीं थे, और उसी को बोलते थे पैंजिया। देखिए इसमें सातों जो महादेश है, महाद्वीप हैं, वह क्या है, सब एक दूसरे से सटे हुए हैं, ठीक है। और जो बाद बाकी जो जल था उसको बोलते थे पैंथालासा सागर, जो मैंने आपको भारत के भूगर्भिक संरचना में बताया था आपको, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पैंथालासा सागर। और यह जो भूखंड है जो सब एक में चिपके हुए हैं, लगे हुए हैं, इसको बोलते थे पैंजिया। तो हुआ क्या कि पृथ्वी के पास अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, आप सभी जानते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल होने के पश्चात चंद्रमा के पास अट्रैक्शन फोर्स है। तो जब चंद्रमा के पास अट्रैक्शन फोर्स और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल आपस में जो लगा, तो लंबे समय की प्रतिक्रिया के बाद क्या हुआ कि यह जो महादेश हैं वह अलग अलग हो गए। महादेश जो अलग अलग कैसे हुए, तो यह दो भाग में बट गए, ठीक है। दो भागों में यह जो है बट गए। देखिए इसमें एक को बोलते हैं अंगारा लैंड और एक को बोलते हैं गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड में वो यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका, यहां से क्या हुआ कि हो गया, विभाजित हो गया ऐसे, ठीक है ना। तो एक चला गया ऊपर और ये चला गया नीचे, ठीक है ना। तो ऊपर वाले जिसमें आपको नॉर्थ अमेरिका आएगा और यूरेशिया आएगा। पहले जो है यूरोप और एशिया को साथ में बोलते हैं यूरेशिया, ठीक है। तो यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ये आपको आ गया अंगारा लैंड में। और गोंडवाना लैंड में आपको आ गया प्रायद्वीपीय पठार, यानी यह जो पोर्शन है यह जो है प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, जिसमें मैंने आई लिखा हुआ, इंडिया लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा हो गया। और फिर जो है साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका हो गया, ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अंटार्कटिका, ये 5 महादेश अलग हो गए और ऊपर वाले 2 हो गए, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं इसी के बारे में, ये जो यहाँ पे वो दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, यही है प्रायद्वीपीय भारत और इसका विकास कैसे होता है। तब आप लोग सोच रहे होंगे कि यदि प्रायद्वीपीय पठार आता है गोंडवाना लैंड में, तो फिर जो उत्तर का मैदान है उसका विकास कैसे हुआ था। यदि आप जानना चाहते हैं कि उत्तर भारत का जो मैदान है उसका विकास कैसे हुआ था, आप लोग पिछली वीडियो जो आई थी उसको देख लीजिए, जिसमें हम लोगों ने भारत के उत्तर भारत के मैदान को देखा था, जिसमें समझा था कि विकास कैसे कैसे हुआ है। फिलहाल हम यहाँ बात करते हैं इस पोर्शन की, जिसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत, जो गोंडवाना लैंड का पार्ट था, ठीक है। अब इतना कुछ हो गया, अब चलिए आगे आते हैं, ठीक है। देखिए अब ये जो पोर्शन है यही जो है गोंडवाना लैंड के अंतर्गत जो आपको ये पोर्शन आपको आता है, ठीक है। तब पृथ्वी के अंदर जो है अब हलचलें हुई और हलचल के पश्चात अलग अलग प्रकार की पर्वत श्रेणियां, भूखंड जो है विकास हुआ है। देखिए होता क्या है, पहले इस फिगर को आप लोग देख लीजिए, ठीक है, फिगर को देख लीजिए आप लोग। अब देखिए प्रायद्वीपीय पठार जो है, इस प्रायद्वीपीय पठार को हम लोग ऊंचावच के आधार पे 3 भागों में बांट के देखेंगे। एक देखेंगे दक्कन पठार, और एक देखेंगे मध्यवर्ती उच्च भूभाग, और एक देखेंगे उत्तर पूर्वी पठार। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज किया है ऊंचावच। ऊंचावच का मतलब क्या होता है, देखिए ऊंचावच का मतलब होता है ऊंचाई, ठीक है ना। सिर्फ ऊंचाई ही नहीं बोलेंगे, कहीं ऊंचा होगा तो कहीं नीचा होगा, कहीं ऊंचा होगा कहीं नीचा होगा, और इसी को दोनों को बोलते हैं ऊंचावच, ठीक है। ऊंचाई और निचाई, मतलब नीचे का स्थान, कोई पर्वत ऊंचा होगा कोई पर्वत नीचा होगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ऊंचावच। यानी ऊंचावच के आधार पे, लंबाई के आधार पे जो है, सॉरी ऊंचाई के आधार पे हम लोगों ने 3 भागों में बांट लिया है, दक्कन का पठार, मध्यवर्ती उच्च भूभाग और उत्तर पूर्वी पठार। इन 3 भागों में हम लोग देखेंगे। देखिए
सबसे पहले हम बात करते हैं दक्कन के पठार का। देखिए ये जो समूह है इसको बोलते हैं दक्कन का पठार। क्या बोलते हैं? दक्कन का पठार। सबसे पहले हम इसकी अवस्थिति को जान लेंगे, ठीक है, कि इसकी अवस्थिति कहाँ है। देखिए पहले हम आपको पहले क्लियर कर देता हूं, ये जो तीनों है पहले इसको तीनों को देख लीजिए कि किसको किसको किस में आएगा। देखिए यह जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन आपको यहां से देख कर है, यहाँ नीचे वाला पोर्शन, ठीक है, यहाँ नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ के नीचे जिसमें दक्कन का पठार है, पश्चिमी पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है, ठीक है, यह सब आपको आएगा दक्कन के पठार में। और यह जो दिख रहा है सतपुड़ा, महादेव, मैकाले, विंध्यन, अरावली, कैमूर और राजमहल, यह आपको आते हैं मध्यवर्ती उच्च भूभाग में। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे मैं 3 पहाड़ियां बनाया हुआ है और यहाँ पे एक चौथा है, ठीक है। तो यह है गारो खासी जयंतिया जो कि मेघालय में है, काफी फेमस है, आप लोगों ने काफी बार सुना होगा। गारो है, खासी जयंतिया, अलग अलग पहाड़ियां हैं जो मेघालय में है, ठीक है। तो यह हम पढ़ेंगे उत्तर पूर्वी पठार के अंतर्गत। और यहाँ पे एक असम में है कार्बी एंगलोंग का पठार, इसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे हम शुरू करते हैं दक्कन के पठार से। दक्कन का पठार का सबसे पहले हम अवस्थिति को जानेंगे कि जो इसकी अवस्थिति है, अवस्थिति का मतलब होता है कि उसकी स्थिति वह कहाँ कहाँ पे है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, यह दक्कन का जो पठार है दोस्तों, यहाँ इधर क्या है, इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट और इसको बोलते हैं पूर्वी घाट, ठीक है। तो और इसके ऊपर क्या है, सतपुड़ा, महादेव और मैकाले, यानी इसके उत्तर में है सतपुड़ा, महादेव और मैकाले पर्वत श्रेणियां, इसके पूर्व में है पूर्वी घाट और पश्चिम में है पश्चिमी घाट। इतना तो आप लोग समझ गए कि यहाँ पे क्या है। और एक चीज और देखिए आप लोग, ये जो पश्चिमी घाट है और यह जो पूर्वी घाट है, एक दोनों, इन दोनों में मुख्य विशेषता और मुख्य अंतर क्या है कि यह जो पश्चिमी घाट है वह लगातार है, इसको बोलते हैं अविरत, अविरत बोलते हैं, जिसको बोलते हैं लगातार, ठीक है, अविरत, अविरत इसका मतलब होता है लगातार, ठीक है। तो जो पश्चिमी का घाट है यह अविरत है यानी लगातार है, वहीं जो पूर्वी घाट है वो क्या है, वह कटा छटा है, ठीक है। कटा छटा क्यों है इसके बारे में हम बात करेंगे जब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए अब दक्कन का पठार है, तो हमने सबसे पहले इसकी अवस्थिति देख लिया कि इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट है, इसके पूर्व में पूर्वी घाट है और इसके उत्तर में सतपुड़ा, महादेव और मैकाले है। चलिए पहले हम इनको कवर करते हैं, इनके बारे में जो फैक्ट है उसको लिखने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग पहले इतना लिख लीजिए, फिगर बनाने का इच्छा बना लीजिए और यहाँ प्रायद्वीपीय पठार हेडिंग दीजिएगा और उसके नीचे लिखिएगा उच्चावच के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है और तीनों का नाम लिख लीजिएगा, दक्कन का पठार, मध्यवर्ती उच्च भूभाग और उत्तर पूर्वी पठार। और फिर आप एक हेडिंग डालिएगा दक्कन का पठार, ठीक है, दक्कन का पठार। देखिए उसके हेडिंग डालने से पहले कुछ फैक्ट जो पूरे प्रायद्वीपीय भारत के बारे में है उसको लिख लीजिए ताकि आपको आसानी हो। पहले इन तीनों से पहले आप कुछ फैक्ट लिख लीजिए प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, उसके आगे इसको आप लोग लिखिएगा, ठीक है। तो मैं कुछ फैक्ट बोलता हूं जो एग्जाम पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं उन्हीं फैक्ट लिखाऊंगा जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग लिखिए कि यह जो, पहले आप जानिए कि जो प्रायद्वीपीय पठार है, यह प्रायद्वीपीय पठार जो है 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। हम लोगों ने भारत के भौतिक प्रदेश को 6 भागों में बांट के पढ़ा था, ठीक है। इसमें उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय है, ठीक है, उत्तर भारत के मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, भारतीय मरुस्थल है, तटीय प्रदेश है और द्वीप समूह है। इन 6 में जो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है वह है प्रायद्वीपीय भारत का पठार। सबसे बड़ा क्या है, भौतिक प्रदेश है, जो कि 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज किया 16 लाख वर्ग किलोमीटर। तो आप लोग सबसे पहले यह सोचते होंगे कि वर्ग किलोमीटर और किलोमीटर में क्या अंतर होता है। देखिए जैसे कि मान लीजिए मैंने बात किया 1 वर्ग किलोमीटर। देखिए 1 वर्ग किलोमीटर मतलब क्या होता है, 1 वर्ग किलोमीटर का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि कोई क्षेत्र है जो 1 किलोमीटर लंबा है, ठीक है, और क्षेत्र 1 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है, जिसकी लंबाई भी 1 किलोमीटर हो और चौड़ाई भी 1 किलोमीटर हो तो उसी को बोलते हैं वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना।
यदि 1 वर्ग किलोमीटर लंबा और 1 वर्ग किलोमीटर चौड़ा है तो इसी को बोलेंगे 1 किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। वैसे ही मान लीजिए कोई 15 किलोमीटर लंबा है और 15 किलोमीटर चौड़ा है तो उसको बोलेंगे 15 वर्ग किलोमीटर। वैसे ही यह जो प्रायद्वीपीय पठार है यह 16 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी 16 लाख किलोमीटर इसकी लंबाई है और 16 लाख किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है, लंबाई मतलब ये पोर्शन, ठीक है ना, और 16 लाख किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, ठीक है ना। और इस प्रकार जो है यह 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है भारत का प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। तो आप प्रायद्वीपीय पठार हेडिंग दीजिए और लिखिए कि 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत प्रायद्वीपीय उच्च भूमि भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत प्रायद्वीपीय उच्च भूमि भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, ठीक है। आगे लिखिएगा, प्रायद्वीपीय पठार की त्रिकोणीय आकार वाला कटा फटा भूखंड है। प्रायद्वीपीय पठार क्या है? तो त्रिकोणीय आकार वाला। देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये क्या है, एक प्रकार से जो है ये त्रिकोण आकार का है, ठीक है। क्या है? त्रिकोणीय आकार वाला है, देख रहे हैं ना। लिखेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार त्रिकोणीय आकार वाला कटा फटा भूखंड है। कटा फटा मैंने इसलिए बोला कि कहीं पहाड़ियां लगातार है, कहीं कटी फटी है, देख रहे हैं महादेव मैकाल है, कहीं अलग अलग श्रेणियां है, कटी फटी श्रेणियां है, इसलिए इसको बोलते हैं कटा फटा। ओके, आगे लिखिएगा, उत्तर पश्चिम में, अब हम बात करते हैं पूरे जो है आपको प्रायद्वीपीय पठार इसका अवस्थिति के बारे में। तो लिखेंगे उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम मतलब क्या होता है, ये हो गया उत्तर और ये हो गया पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणी, उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणी, पूर्व में राजमहल की पहाड़ी, यह पूर्व है तो पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां, ठीक है। उत्तर, पहले मैंने क्या बोला, उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणी, पूर्व में राजमहल की पहाड़ी, पूर्व में राजमहल की पहाड़ी, पश्चिम में गिर की पहाड़ी। देखिए यहां पे आप लोगों को दिख रहा होगा गुजरात में एक जगह है गिर, ठीक है ना, यही जो है गिर की पहाड़ियां है दोस्तों। और यहाँ पे जो है इसकी ये जो प्रायद्वीपीय पठार है इसका पश्चिमी विस्तार जो है यह गिर की पहाड़ियां के पास है। मैंने क्या बोला शुरू से सुन लीजिए आप लोग कि प्रायद्वीपीय पठार का अवस्थिति मैंने लिख रहा हूं, जिसमें लिखा है हम लोगों ने कि प्रायद्वीपीय पठार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणी, पूर्व में राजमहल पर्वत श्रेणी, पश्चिम में गिर की पहाड़ी तथा दक्षिण में कार्डेमम की पहाड़ी के मध्य स्थित है। कार्डेमम मतलब इसका हिंदी होता है इलायची की पहाड़ी। कार्डेमम जो इलायची हम लोग खाते हैं उसी को इंग्लिश नाम है कार्डेमम। यहाँ पे कार्डेमम की खेती होती है अच्छी मात्रा में, इसलिए इसको बोलते हैं कार्डेमम की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ियाँ, ठीक है ना। तो हम लोग जान गए कि यह उत्तर पश्चिम में क्या है, अरावली पर्वत श्रेणी, उत्तर में राजमहल, ठीक है ना, और पश्चिम में गिर की पहाड़ियां तथा दक्षिण में कार्डेमम की पहाड़ियां, तथा उत्तर पूर्व में यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं गारो, खासी, जयंतिया और कार्बी एंग्लोंग का पठार है ना जी। तो देखेंगे उत्तर पूर्व में गारो, खासी, जयंतिया और कार्बी एंग्लोंग पठार के मध्य के स्थित है। ओके, ये हो गया आपको प्रायद्वीपीय पठार का कुछ मुख्य जानकारी, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे लिखेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः बढ़ती जाती है। यह जो प्रायद्वीपीय पठार हम लोगों ने देखा यह उत्तर से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण जो है इसकी जो ऊंचाई है ना वह क्या होती है, क्रमशः बढ़ती जाती है। मान लीजिए कि उत्तर ये है और दक्षिण ये है, मतलब उत्तर से दक्षिण आने के क्रम में जो इस पे जो पहाड़ियां है उनकी जो ऊंचाई है वह बढ़ती जाती है। देखिए पहाड़ी को हम लोग ऐसे करते हैं डिनोट, पर्वत को, ठीक है ना, ऐसे, इसका मतलब होता है पर्वत, ठीक है ना।
तो यानी मतलब ये हुआ कि हम लोग जब उत्तर से दक्षिण की तरफ आएंगे भारतीय प्रायद्वीप में, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार में, तो यहाँ पे जो पहाड़ियाँ, जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे वैसे वैसे उस पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो बढ़ती जाएगी। मतलब कि जो यहाँ मान लीजिए कोई यहाँ पे पहाड़ है, ठीक है, और कोई यहाँ पे पहाड़ है दक्षिण में, तो यदि हम पूछेंगे आपसे कि किस पहाड़ की ऊंचाई अधिक होगी, तो इस पहाड़ की ऊंचाई अधिक होगी। क्यों? क्योंकि उत्तर से पश्चिम आने के क्रम में जो है ऊंचाई क्रमशः बढ़ती जाती है। ओके, आप लोग समझ गए? इस फैक्टर लिख लिए। आगे फैक्टर लिखिए कि मुख्य उच्चावच। अब देखिए, अब हम लोग इसको लिखेंगे कि मुख्य उच्चावच के आधार पे प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा गया है: दक्कन का पठार, मध्यवर्ती उच्च भूभाग और उत्तर पूर्वी पठार। और उसके बाद हम लोग दक्कन के पठार को हेडिंग डालेंगे और उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, लिखिए आप लोग। फैक्ट है दक्कन के पठार के बारे में कि इसके पश्चिम में, दक्कन के पठार में लिखेंगे, इसके पश्चिम में क्या है, यह आपके पश्चिमी घाट है, तो इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट, उत्तर में सतपुड़ा, महादेव और मैकाले पर्वत श्रेणियां स्थित है। पर्वत श्रेणियां स्थित है। ठीक है, आगे लिखिएगा। दक्कन का जो पठार है वह लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर। मैंने बताया था आपको कि 5 लाख किलोमीटर लंबा और 5 लाख किलोमीटर चौड़ा, उतना क्षेत्र में जो है यह फैला हुआ है दक्कन का पठार। ठीक है ना? और आगे लिखिएगा, यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र, यह मुख्य रूप से जो दक्कन का पठार है मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात का काठियावाड़, उत्तर पश्चिमी आंध्र प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक में फैला है। मैंने क्या बोला? यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात का काठियावाड़, उत्तर पश्चिमी आंध्र प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक में फैला है। ठीक है, और ये जो दक्कन का पठार है यहाँ पे काली मिट्टी क्या होती है, बहुतायतें पाई जाती है। काली मिट्टी जो होती है वह कपास के लिए काफी उपयुक्त होती है। ओके, तो यदि पूछा जाए कि दक्कन के जो पठार है वह किस प्रकार की फसल के लिए उपयुक्त है, तो आप लोग बोले कपास के लिए। क्यों? क्योंकि कपास जो है काली मिट्टी में होती है और यहाँ पे काली मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, ये हो गया दक्कन के पठार। और इसी के अंतर्गत हम दक्कन के पठार के अंतर्गत ही जो है जो अन्य पहाड़ियां है, जैसे पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, गिर की पहाड़ी, पश्चिमी घाट में अन्नामलाई है, कार्डेमम की पहाड़ी है, नीलगिरी पहाड़ी है, पूर्वी घाट में भी अन्य पहाड़ियां है, उनको भी हम लोग इसी के तहत देख लेंगे। जो अब देखिए, अब उसी के नीचे क्या कीजिएगा आप लोग कॉपी में ऐसे ऐसे करके जो है अपना पॉइंट में पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा। ठीक है ना? कुछ टॉप फैक्ट्स हैं जो पॉइंट वाइज आप लोग लिख लीजिएगा। तो लिखिएगा कि पश्चिमी घाट को यानी ये जो पश्चिमी घाट आप लोग देख रहे हैं, इस पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पे अनेक नामों से जानते हैं। यह जो पश्चिमी घाट है, यह पश्चिमी घाट अन्य अन्य राज्यों में अन्य अन्य नाम से जानी जाती है। ठीक है, जैसे लिखिएगा कि महाराष्ट्र में सह्याद्री, महाराष्ट्र में सह्याद्री, महाराष्ट्र में सह्याद्री। ठीक है, महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी। ठीक है, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी। ठीक है, महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी और केरल में अन्नामलाई और इलायची। ठीक है, और केरल में अन्नामलाई और इलायची।
ठीक है। यह जो पश्चिमी घाट है, यह पश्चिमी घाट जो है अन्य अन्य राज्यों में अन्य अन्य नाम से जानी जाती है, जैसे कि महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटका और तमिलनाडु में नीलगिरी, केरला में अन्नामलाई और इलायची के नाम से जानी जाती है। वही इलायची को बोलते हैं कार्डेमम की पहाड़ी। ठीक है, ठीक है। ये फैक्ट हो गया आपको कि किस किस नाम से किस किस स्थान पे जानते हैं पश्चिमी घाट को। ठीक है, इसी में आप लोग आगे लिखिएगा कुछ फैक्ट और हैं कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में ऊंचे और अविरत हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट जो है यह पूर्वी घाट की तुलना में ऊंचे हैं और अविरत हैं। अविरत, अविरत जिसको बोलते हैं लगातार। ठीक है, क्या है? लगातार है। यह जो पश्चिमी घाट है वह पूर्वी घाट की तुलना में क्या है? लगातार है। ठीक है, अविरत है। ठीक है, आगे लिखिएगा, इनकी औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है। इनकी औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है। यह जो पश्चिमी घाट है जिसमें सह्याद्री हो या नीलगिरी हो, अन्नामलाई हो या इलायची हो या फिर जो है अन्य छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जो महत्वपूर्ण नहीं है, उनकी जो एवरेज ऊंचाई है वह कितनी है? तो 1500 मीटर है। ठीक है दोस्तों, 1500 मीटर। ये जितने मैं फैक्ट लिखवा रहा हूं आप लोगों को, ये सारी फैक्ट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं अधिक फैक्ट लिखवा दूंगा, कोई फायदा नहीं होगा। वही फैक्ट आप लोग जानिए जो कि महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, हाँ, इसका क्या लिखेंगे कि पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी अन्नाईमुडी है। ठीक है, अब इसको जरा मिटाता हूं मैं। पश्चिमी घाट की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है अन्नाईमुडी, नाई मू डी, अन्नाईमुडी। ठीक है, यह जो है पश्चिमी घाट की, यानी ये जो पश्चिमी घाट है जिसमें आपको सह्याद्री हो या फिर जो है अन्नामलाई हो या फिर इलायची पहाड़ियाँ हो, ठीक है, इन तमाम में जो सब मिलाकर जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है किसी की, तो वह है अन्नाईमुडी। उसका नाम है अन्नाईमुडी, जो अन्नामलाई पहाड़ी में है। और अन्नामलाई जो है कहाँ पे है? केरल में है। केरल में क्या बोलते हैं? अन्नामलाई और इलायची। और अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी जो है अन्नाईमुडी, यह पूरे पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, अन्नामलाई की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है अन्नाईमुडी, जो पूरे पश्चिमी घाट की क्या है? सर्वोच्च चोटी है। और इसकी जो ऊंचाई है, देखिए ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो यह है 2695 मीटर। कितनी है? 2695 मीटर। ओके, अन्नाईमुडी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर है। ठीक है, आगे लिखिएगा, पश्चिमी घाट की दूसरी सर्वोच्च चोटी है डोडा बेटा। ठीक है, डोडा बेटा, ये जो फर्स्ट है, दूसरा क्या है? डोडा बेटा। ठीक है ना, देखिए इसे ऊंचाई इसी की याद कीजिए आप लोग, 2695 सिर्फ एक पूछ सकता है। बस इतना याद रखिएगा कि यदि पूछ दे कि पश्चिमी घाट का दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन है, तो वह है दोदा बेटा। ठीक है ना, दोदा बेटा, जो कि नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। यह है अन्नामलाई पर और यह है नीलगिरी पर। ओके, अन्नामलाई और नीलगिरी। ठीक है, ये हो गया पश्चिमी घाट के बारे में कुछ फैक्ट। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या कि जो पश्चिमी घाट हैं, उन पश्चिमी घाट में क्या है? अनेक गैप हैं। गैप जिसको बोलते हैं दर्रा। जैसे कि मान लीजिए कि पहाड़ियाँ है, जैसे मान लीजिए ये अनेक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए पहाड़ियाँ है, ठीक है, इन पहाड़ियों में क्या होता है कि लंबे समय तक नदियाँ जब बहती है, तो बहने के क्रम में मान लीजिए कोई पहाड़ है और नीचे नीचे नदियाँ बह रही है और बहने के बहुत लंबे समय तक बहती जा रही है, तो वह उसके तेज धार से उन पहाड़ कट जाते हैं और कटने के पश्चात जो है इस पार से उस पार जाने का रास्ता हो जाता है और उसी को बोलते हैं दर्रा। जैसे कि मान लीजिए ये सब क्या है? पूर्वी पहाड़ियाँ, पूर्वी घाट है। इस पूर्वी घाट जो है लगातार क्यों नहीं है? क्योंकि नदियाँ बहती है, नदियाँ बहकर जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसी क्रम में क्या होती है कि जो
तेजी से नदियां आती है ना तो क्या होती है कि यहाँ पे गैप हो जाता है, ठीक है ना, और इसी को बोलते हैं हम लोग दर्रा यानी गैप, ठीक है। तो हम बात करेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं पश्चिमी घाट के बारे में, तो लिखेंगे कि पश्चिमी घाट में कुछ गैप हैं, दर्रे हैं, उनका नाम लिख लीजिए आप लोग कि पश्चिमी घाट में अनेक दर्रे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में थाल घाट है और भोर घाट है। महाराष्ट्र में क्या है? थाल घाट और भोर घाट, थाल घाट और भोर घाट, भोर घाट, ठीक है, यह आपको है महाराष्ट्र में, ठीक है ना। थाल घाट और भोर घाट महाराष्ट्र में है, ठीक है। और आपको एक है इसको बोलते हैं पाल घाट, ठीक है, पाल घाट जो कि केरला में है, ठीक है ना। और एक है पाल घाट, ठीक है, जो कि आपको केरला में है, ठीक है। ये क्या है? ये दोनों दर्रे हैं तीनों, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि थाल घाट कहाँ अवस्थित है, तो आप लोग क्या बोलेगा कि थाल घाट और भोर घाट दोनों महाराष्ट्र में है और पाल घाट केरला में, जो कि क्या है? दर्रे हैं। फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि भोर घाट जो है किसका हिस्सा है? पश्चिमी घाट का, पूर्वी घाट का, तो क्या बोलेगा? पश्चिमी घाट का, ठीक है। तो ये आपको कुछ हो गए। अब बात करेंगे हम पूर्वी घाट के बारे में। सबसे पहले हम यह लिखेंगे ना, पहले इनको सफाई कीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे पूर्वी घाट के बारे में, यानी यह जो पोर्शन दिख रहा है आप लोगों को पूर्वी घाट है, इसके बारे में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे कि जो पूर्वी घाट है वह अविरत है। अविरत मतलब लगातार है। लिखेंगे पूर्वी घाट लगातार है, अविरत है, इसको जो शुद्ध हिंदी में बोलते हैं अविरत, लगातार, ठीक है ना। पूर्वी घाट क्या है? लगातार है। और यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां हैं, यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे कि महेंद्रगिरी, जैसे कि महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी जो कि आपको उड़ीसा में है, ठीक है। यह आपको पूर्वी घाट की कुछ अन्य क्या है? पर्वत श्रेणियां है, जैसे महेंद्रगिरी उड़ीसा में है, नल्ला मल्ला, वेलकोंडा और पालकोंडा। नल्ला मल्ला, नल्ला मल्ला, ठीक है, नाम बहुत अच्छे ऐसे ऐसे हैं कि नल्ला मल्ला, वेलकोंडा और पालकोंडा, ठीक है, वेलकोंडा और पालकोंडा। यह आपको कहाँ है? तो यह जो तीनों जो पर्वत श्रेणियां है यह आपको है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। महेंद्रगिरी कहाँ पे है? उड़ीसा में है। नल्ला माला, वेलकोंडा और पालकोंडा यह तीनों आंध्र प्रदेश में है। और जावदी, सिवराय और पंचमलाई, ठीक है, जावदी, सिवराय और पंचमलई, ठीक है। जावदी, सिवराय और पंचमलई यह तीनों आपको तमिलनाडु में हैं, ओके। ओके दोस्तों, यह तीनों आपको तमिलनाडु में हैं, ठीक है। महेंद्रगिरी उड़ीसा, नल्ला मल्ला, वेलकोंडा, पालकोंडा आंध्र प्रदेश, जावदी, सिवराय और पंचमलई यह आपको तीनों तमिलनाडु में है। यह आपको पूर्वी घाट के बारे में था, ठीक है, जो कि अन्य जो कि यहाँ पे जो पर्वत श्रेणियां हैं उनको देख लिया, ठीक है। अब आगे हम लोग लिखेंगे कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर आपस में मिलती है। देखिए मैंने यहाँ पे एक ब्लैक कलर का बना रखा है, नीलगिरी पहाड़ी है यहाँ पे ये, और इसी नीलगिरी पहाड़ी पे यह पश्चिमी घाट और यह पूर्वी घाट आपस में मिलती है। तो लिखेंगे कि नीलगिरी पहाड़ी पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में मिलती है, ओके। ये हो गया आपको पश्चिमी घाट, ये हो गया पूर्वी घाट। अब हम बात करेंगे कि मध्यवर्ती उच्च भूभाग के बारे में। मैंने एक देख लिया जिसमें दक्कन का पठार देख लिया, पश्चिमी घाट देखा, पूर्वी घाट देखा,
ठीक है ना। ये गिर की पहाड़ी बस इतना रखेंगे गुजरात में है, और यह आपको पश्चिमी भाग है क्या प्रायद्वीपीय पठार का। ओके, अब बात करेंगे हम मध्यवर्ती उच्च भूभाग के बारे में कि मध्यवर्ती उच्च भूभाग क्या होती है। देखिए मध्यवर्ती उच्च भूभाग, अभी तक मैंने जो इसके नीचे देखा, ठीक है ना, इसके नीचे जो कि दक्कन के पठार के अंतर्गत देखा, अब देखिए जो यह पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, यह पोर्शन इसमें आपको अरावली है, विंध्यन है, राजमहल है, कैमूर है, सतपुड़ा है, महादेव है, मैकाले है, ठीक है। यह आपको आ जाएगा, ये तीनों चीज पांचों चीज जितने भी हैं यह आ जाएगा मध्यवर्ती उच्च भूभाग के अंतर्गत, ठीक है। तो मध्यवर्ती उच्च भूभाग के अंतर्गत जो पहाड़ियां हैं उनको हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मध्यवर्ती उच्च भूभाग का जो विस्तार कैसे कैसे है, इसकी अवस्थिति क्या है, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग कि पश्चिम में अरावली पर्वत, देखिए यहाँ पे आप लोग ये पश्चिम है और ये पश्चिम में अरावली पर्वत है, तो पश्चिम में अरावली पर्वत, उत्तर में विंध्यन पर्वतमाला, ठीक है ना, पश्चिम में अरावली पर्वत, उत्तर में विंध्यन पर्वतमाला, पूरब में राजमहल की पहाड़ियां, पूरब में राजमहल की पहाड़ियां, और दक्षिण में सतपुड़ा इसकी सीमा बनाते हैं, दक्षिण में सतपुड़ा इसकी सीमा बनाते हैं, ठीक है ना। हमने क्या बोला कि पश्चिम में जो है अरावली पर्वतमाला, पश्चिम में अरावली पर्वतमाला, उत्तर में विंध्यन श्रेणी या विंध्यन पर्वतमाला, ठीक है, पूर्व में राजमहल की पहाड़ी और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला मध्यवर्ती उच्च भूभाग की सीमा बनाती है, ठीक है। अरावली पश्चिम, विंध्यन उत्तर, राजमहल उत्तर, राजमहल पूरब और सतपुड़ा दक्षिण, ठीक है। समझ गए आप लोग। अरावली किस साइड है, अरावली पश्चिम साइड है, ओके, विंध्यन उत्तर साइड है, राजमहल पूरब साइड है और सतपुड़ा इसके अपेक्षा बात कर रहे हैं हम लोग। ये मत सोचिएगा पूरब, ये पूरब हो जाएगा, इसकी अपेक्षा हम बात करेंगे ना, तो इसके अपेक्षा जो यह अरावली पश्चिम में है, ये उत्तर में है, ये राजमहल क्या है पूरब में है, और सतपुड़ा क्या है आपको नीचे है। तो आप सोच रहे होंगे कि महादेव क्यों नहीं, मैकाले क्यों नहीं, कैमूर क्यों नहीं, आगे जब समझाऊंगा कि सतपुड़ा का ही जो पार्ट है महादेव मैकाले और विंध्यन का ही पार्ट है कैमूर, तो आपको लगेगा कि हाँ सही है, विंध्यन ही उत्तर होगा, ओके ना, क्योंकि इसी का पार्ट है कैमूर वगैरह, ठीक है, राजमहल वगैरह। तो इससे अब समझ जाइएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ओके। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि कुछ फैक्ट जान लीजिए आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कि अरावली पहाड़ी, अरावली पहाड़ी जो है इसके बारे में जानते हैं कि अरावली पहाड़ी क्या है, इसके जो फैक्ट है जो एग्जाम में पूछ सकते हैं उनको जानेंगे। अरावली पर लेंगे, यह उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व मतलब ये हो गया आपको उत्तर, ये हो गया पूरब, यानी इस तरफ, ठीक है ना, मैं मान लीजिए ये हो गया उत्तर और ये हो गया पूरब, ठीक है ना। तो यह उत्तर पूर्व में यहाँ पे दिल्ली में एक है मजनू का टीला, ठीक है ना, उत्तर पूर्व में क्या है मजनू का टीला है, और दक्षिण पश्चिम में, यानी दक्षिण इधर और पश्चिम इधर, यानी यहाँ पे दक्षिण पश्चिम में यहाँ पे जो है, समझ रहे हैं ना, उत्तर पश्चिम में क्या है, उत्तर मजनू का टीला है उत्तर पूर्व में, ठीक है ना, उत्तर और पूर्व में क्या है मजनू का टीला है जो दिल्ली में है, और दक्षिण पश्चिम में है पालनपुर जो कि गुजरात में है, यहाँ पे है पालनपुर, पालनपुर, पालनपुर जो कि कहाँ पे है गुजरात में है। तो लिखेंगे कि अरावली पर्वत श्रृंखला उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में मजनू का टीला कोस्ट में दिल्ली लिख लीजिएगा, तथा दक्षिण पश्चिम में पालनपुर और कोस्ट में गुजरात लिख लीजिएगा कि बीच अवस्थित है, ओके, बीच अवस्थित है, ठीक है। तथा यह 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। यहाँ पे देखिए यह जो है दिल्ली में मजनू का टीला से लेकर के यहाँ पे आपको राजपीपला की पहाड़ी तक, सॉरी पालनपुर तक, यह जो है 800 किलोमीटर में फैला हुआ है अरावली पर्वतमाला। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ देखिए दो क्वेश्चन बनते हैं कि अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वतमाला जो है इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो बोलेंगे मजनू का टीला दिल्ली से लेकर के गुजरात के पालनपुर तक,
और इसकी जो लंबाई है कितनी है, 800 किलोमीटर है। ठीक है, किसकी, अरावली पर्वत श्रृंखला की। ओके, आगे लिखेंगे कि यह जो है दुनिया का सबसे पुराने वलित पर्वत हैं। यह दुनिया के सबसे पुराने वलित पर्वत हैं। मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में वलित पर्वत क्या होते हैं। वलित पर्वत का मतलब होता है फोल्ड माउंटेन। वलित पर्वत, वलित पर्वत को बोलते हैं हम लोग फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन, ठीक है। देखिए वलित पर्वत क्या होता है, फोल्ड माउंटेन क्या होता है। देखिए मैंने आपको बताया था कि हिमालय के विकास के समय कि यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट, जिसमें भारतीय प्लेट जो है यूरेशियाई प्लेट की अपेक्षा क्या होती है, भारी होती है भारतीय प्लेट, जिसका अग्रभाग यानी आगे का हिस्सा क्या होता है, वह यूरेशियाई प्लेट की अपेक्षा भारी होने के कारण यह धंस जाता है, मतलब टकराता है और ये चले जाता है नीचे, और नीचे जाने के पश्चात इसमें पड़ जाता है वलन। वलन मतलब फोल्ड पड़ जाता है, उसी को बोलते हैं फोल्ड। ओके, तो ये बता रहा है यह जो है अरावली पर्वतमाला है, यह दुनिया का सबसे पुराना वलित पर्वत है। ठीक है ना, दुनिया का सबसे पुराना वलित पर्वत है अरावली पर्वतमाला। ठीक है, इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। देखिए राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है सिरोही जिला है। देखिए राजस्थान में एक जिला है सिरोही, सिरोही यह एक जिला है, और इस जिला में एक जगह है माउंट आबू। माउंट आबू, माउंट आबू, और यहीं पे जो है क्या है, माउंट आबू ही जो है ना, यह अरावली की सर्वोच्च चोटी है। अरावली की सर्वोच्च चोटी जो है यह आपको माउंट आबू है। ठीक है ना, माउंट आबू है जो कि कहां पे है, राजस्थान के सिरोही जिला में है। ओके, ठीक है दोस्तों, गुरु शिखर उसका नाम है। देखिए जो चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर, जो कहां पे है, जो कि सिरोही जिला में माउंट। देखिए सिरोही एक जिला है, जैसे कि पटना जिला है, ठीक है, आप जहाँ पे रहते हो उस जिला का नाम हो सकता है, ठीक है ना, अलग जिला है। ठीक है, तो माउंट आबू राजस्थान में एक जिला है सिरोही, वहां पे एक स्थान है माउंट आबू, और उसी माउंट आबू के स्थान पे जो है एक गुरु शिखर है, और वही गुरु शिखर जो है अरावली की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है ना, तो गुरु शिखर अरावली की सर्वोच्च चोटी है। यदि आप इनका लंबाई भी ऊंचाई भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जो गुरु शिखर है, गुरु शिखर, इसकी जो ऊंचाई है वह 1722 मीटर। ठीक है ना, 1722 मीटर जो है उसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखा क्या, अरावली। अब हम देखेंगे क्या इसके अगला, अगला क्या है, विंध्यन पर्वतमाला, यानी इसको अब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, अरावली के बाद क्या लिखेंगे, हेडिंग विंध्यन पर्वतमाला। ठीक है, मान लीजिए यदि हम इसको हम जानना चाहें कि जरा इसका हम अवस्थिति कैसे जानेंगे, यह कहाँ स्थित है, तो क्या बोलेंगे, इसके यह जो है अरावली के समानांतर है, यह अरावली है और ये देख रहे हैं लगभग इसके समानांतर है। ठीक है, तो बोलेंगे यह अरावली पर्वत श्रृंखला के समानांतर स्थित है। इसके दक्षिण में, यह अरावली पर्वत श्रृंखला के समानांतर इसके दक्षिण में अवस्थित है, क्योंकि यदि यह उत्तर में है तो यह दक्षिण में हो जाएगा। समानांतर मतलब है समान। ठीक है ना, तो लिखेंगे कि विंध्यन श्रेणी के बारे में कि यह अरावली पर्वतमाला जो है, यह विंध्यन श्रेणी जो है अरावली पर्वत श्रृंखला के समानांतर दक्षिण में अवस्थित है। अरावली पर्वत से दक्षिण में अवस्थित है। ठीक है ना, अच्छा, यह जो विंध्यन पर्वतमाला है इसका विकास कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए जो प्रायद्वीपीय पठार है, इन प्रायद्वीपीय पठार में होता है क्या, अपवर्तन होता है। अपवर्तन मतलब क्या होता है कि लंबे समय तक उसमें टूट फूटता है, कुछ फूटता है। जो मान लीजिए अनेक पहाड़ है ये प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत, यहाँ टूटता है, फूटता है और कहीं जाके कहता जमा हो जाता है, और उसी जमा होने के पश्चात जो है यह विंध्यन श्रेणी का विकास होता है। और ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, इन प्रायद्वीपीय पठारों के अपवर्तन
और फिर निक्षेपण से विंध्यन श्रेणी का विकास हुआ है। अपर्दन मतलब टूट फूट होता है और निक्षेपण मतलब जमा होता है। जैसे मान लीजिए आपके घर पे क्या है, मान लीजिए कि एक दीवार है, ईंट का दीवार है, ठीक है, आप उसमें से क्या है रोज थोड़ा बहुत तोड़ रहे हैं, हम थोड़ा ले लेते हैं, छीन लेते हैं और थोड़ा थोड़ा तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद जो टुकड़ा बचता है, जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है, आप उसको एक जगह जमा कर देते हैं। तो जब आप तोड़ रहे हैं उसको बोलते हैं अपर्दन। हालांकि जो प्रकृति रूप से टूटती है उसको बोलते हैं अपर्दन, ठीक है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जो टूट रहा है उसको बोलते हैं अपर्दन, और जहाँ जमा हो रहा है उसको बोलते हैं निक्षेपण। तो वही जो है प्रायद्वीपीय पठार के अपर्दन और निक्षेपण के पश्चात जो है विंध्यन श्रेणी का विकास हुआ है। ठीक है, बस इसमें इतना ही जानना है और इसका जो विकास हुआ है। और याद रखिएगा कि यही जो विंध्यन पर्वतमाला है और इसी का जो पूर्वी विस्तार है ना, पूर्वी विस्तार, यही जो इसी का पूर्वी विस्तार कैमूर की पहाड़ियां है, ठीक है ना। विंध्यन श्रेणी का ही पूर्वी विस्तार क्या है, कैमूर की पहाड़ियां है, जो बिहार के रोहतास जिले तक विस्तृत है। बिहार के रोहतास जिले तक विस्तृत है कैमूर की पहाड़ियां, ठीक है ना। ओके, अब देखें नेक्स्ट लिखेंगे सतपुड़ा पहाड़ी, ठीक है, सतपुड़ा पहाड़ी जानेंगे। देखिए मान लीजिए जिस प्रकार हम लोगों ने यह लिखा कि विंध्यन जो है अरावली के दक्षिण में है इसके समानांतर, उसी प्रकार यह लिखेंगे जो सतपुड़ा है यह विंध्यन श्रेणी के दक्षिण में इसके समानांतर अवस्थित है। विंध्यन श्रेणी के समानांतर इसके दक्षिण में अवस्थित है। कौन? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ठीक है, ठीक है, क्या है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है विंध्यन के समानांतर है इसके दक्षिण में। देखिए इसका जो विकास हुआ है वह कैसे हुआ है, यह जो है नर्मदा और तापी नदियों के भ्रंश घाटियों के बीच अवस्थित है, ठीक है। नर्मदा और तापी नदियों की जो भ्रंश घाटियां है, ठीक है, उन्हीं के बीच जो है यह सतपुड़ा अवस्थित है। नर्मदा एक नदी है, तापी ही एक नदी है, उनकी जो घाटी होती है उन्हीं घाटियों के बीच में जो है ना यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है। ओके, और इसी का जो अगला भाग है महादेव है और मैकाले है। महादेव की इसी का जो आगे विकास हुआ है पूर्व की तरफ वही है महादेव और मैकाले। ओके दोस्तों, तो आगे भी लिख लीजिए आप लोग कि संरचना की दृष्टि से जो संरचना है तो उस स्ट्रक्चर के आधार पे जो है संरचना की दृष्टि से सतपुड़ा पहाड़ी को 3 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे गुजरात में राजपीपला की पहाड़ी, देखिए यह जो सतपुड़ा की पहाड़ी है इसका जो अग्रभाग है यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं आय का हिस्सा, इसको बोलते हैं राजपीपला की पहाड़ी, जो कहाँ पे है, गुजरात में है। राजपीपला की पहाड़ी जिसको हम लोग स्ट्रक्चर जैसे बनावट जो होता है, संरचना होता है, जैसे मान लीजिए कि एक ही पहाड़ है, एक ही पर्वत श्रेणी है, लेकिन क्या है कि अलग अलग प्रकार की है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास जो है मेरे पास बिस्किट है मान लीजिए, ओके, जैसे कि मेरे पास मिल्क बिस्किट भी है, मेरे पास गुड डे भी है और मेरे पास एक ओरियो बिस्किट है तो तीनों बिस्किट, लेकिन तीनों क्या है, अलग अलग प्रकार की है, ठीक है ना, उनकी संरचना अलग अलग है। जैसे मिल्क बिस्किट लंबा हो गया, कोई गोल हो गया, कोई चौड़ा हो गया, समझ रहे हैं ना, तो है तो बिस्किट ही, लेकिन क्या है, अलग अलग प्रकार की है। वही बता रहा हूं मैं कि यह जो सतपुड़ा की जो है संरचना की दृष्टि से इसको हम लोगों ने 3 भागों में बांट दिया है। जैसे कि यहाँ पे गुजरात में राजपीपला की पहाड़ी, ठीक है ना, और आगे लिखेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में महादेव की पहाड़ी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में महादेव की पहाड़ी, और आगे पूर्व में मैकाल की पहाड़ी स्थित है, और आगे जो पूर्व में मैकाल की पहाड़ी स्थित है, मैकाले की पहाड़ी स्थित है, ठीक है ना, मैकाल। ओके दोस्तों, और याद रखिएगा कि यह जो सतपुड़ा पहाड़ी है, देखिए हम लोग यह सोचेंगे कि यह नहीं है, यह सभी क्या है, सतपुड़ा पहाड़ी है, बस संरचना यानी बनावट के आधार पे अलग अलग नाम दे दिया गया है, ठीक है ना। तो सतपुड़ा पहाड़ी की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है धूपगढ़, धूपगढ़, और यह धूपगढ़ जो है ना महादेव श्रेणी पर स्थित है, ठीक है ना, महादेव श्रेणी पर स्थित है धूपगढ़, जो क्या है, सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है। सतपुड़ा की क्या है, सर्वोच्च चोटी है। यदि आप इसका
ऊंचाई भी लिखना चाहें तो लिख लीजिए 1350 मीटर। ठीक है, 1350 मीटर धूपगढ़। ओके, आगे लिख सकते हैं आप सब। अब मैकाल श्रेणी के बारे में थोड़ा लिख लीजिए कि यह सतपुड़ा का पूर्वी विस्तार है। जो मैकाल श्रेणी है यह सतपुड़ा का पूर्वी विस्तार है, जो मध्य प्रदेश के शहडोल और मांडला जिलों में, जो मध्य प्रदेश के शहडोल और मांडला जिला में, मध्य प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है शहडोल, शहडोल, और एक है मांडला, मांडला। ठीक है, तो लिख लीजिए, फैक्ट है, लिख लीजिए आप लोग कि जो मध्य प्रदेश के शहडोल और मांडला जिलों में और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में विस्तृत है। कौन? मैकाल श्रेणी। मध्य प्रदेश के शहडोल जिला और मांडला जिला और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला में इसका विस्तृत है मैकाल श्रेणी। ठीक है, इसकी सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक। जो आपको यह मैकाल श्रेणी है, इसकी यदि पूछ दिया सर्वोच्च चोटी क्या है, वह है अमरकंटक, अमरकंटक। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए, हालांकि आप लोग ये नहीं देखे होंगे, हाथ से बनाई हुई बिस्किट देखे हैं, हाथ से बनी हुई बिस्किट आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे होंगे। जैसे जब पहले क्या होता था कि हाथ से भी बिस्किट बनते थे, तो उस क्रम में क्या होता था कि कोई छोटा होता था, कोई बड़ा हो जाता था। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोल देंगे कोई बड़ा बिस्किट हो गया। मान लीजिए कि एक अलग अलग प्रकार की जो है बिस्किट बन रही है, उसी बिस्किट कोई बड़ा बिस्किट बन गया, तो वही क्या है, अमरकंटक है। जो कि यहाँ पे है मैकाल की श्रेणी में स्थित है अमरकंटक की पहाड़ी, जो इसकी सर्वोच्च चोटी है। मतलब कि यहाँ पे जो सबसे ऊंची चोटी है वह क्या है, अमरकंटक की पहाड़ी है। ऊंची के सेंस मतलब क्या कि इसकी लंबाई। ठीक है, लंबाई जो है मान लीजिए, ऐसा कि मान लीजिए मैकाल श्रेणी है, ठीक है, कहीं ऐसे 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 है, फिर कहीं ऐसे है, कहीं ऐसे है, समझ रहे हैं ना। तो इस मैकाल श्रेणी में जो सबसे ऊंची चोटी है ना, जैसे मान लीजिए ये वाला पोर्शन, ठीक है ना, तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, अमरकंटक। एग्जाम्पल के तौर पर बताएं, अमरकंटक। समझे, इसी प्रकार हम लोग पता करते हैं कि सबसे ऊंची चोटी मतलब क्या होता है। ठीक है ना, अमरकंटक। ठीक है, ये हो गया आपको क्या, मैकाल श्रेणी के बारे में। ठीक है, अब हम लोग देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, दक्कन का पठार, मध्यवर्ती उच्च भूभाग। दक्कन के पठार में हम लोगों ने इन चीजों को देख लिया। दक्कन का पठार देखा, पश्चिमी घाट देखा, पूर्वी घाट देखा। पश्चिमी घाट के अंतर्गत देखा अन्नामलाई, कार्डेमम, इलायची जो है। नीलगिरी पहाड़ी पूर्वी घाट के अंतर्गत भी हम लोग कुछ देखा। उसी प्रकार हम लोगों ने मध्यवर्ती भूभाग, इसमें अरावली, विंध्यन, राजमहल, कैमूर, सतपुड़ा, महादेव, मैकाले, ठीक है, राजपीपला की पहाड़ी, ठीक है ना, हम लोगों ने देखा। अब हम देखेंगे उत्तर पूर्वी पठार। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि यह जो है इसका पूर्वी विस्तार है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर आपने जो है अरावली लिखवा दिया, विंध्यन लिखवा दिया, महादेव बता दिया, सतपुड़ा बता दिया, मैकाल बता दिया, इन चीजों को क्यों छोड़ दिया आप लोग। देखिए बस इतना, इसमें इतना याद रखना है, यह जो है मध्यवर्ती उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार है, पूर्वी भाग है, राजमहल की पहाड़ी। बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, जिसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी पठार। देखिए उत्तर पूर्वी यानी उत्तर मतलब ऊपर, पूर्व मतलब इस तरफ, ठीक है ना, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। तो ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया। नहीं, ये जो पार्ट है दोस्तों, ये पार्ट हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए उत्तर पूर्वी में मुख्यतः 3 पहाड़ी है। देखिए अन्य बहुत पहाड़ियां है, लेकिन मुख्यतः जो एग्जाम पॉइंट है उससे 4 पहाड़ियां हैं। ये है गारो, ये खासी, ये जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में है, और एक असम में है कार्बी एंगलोंग का पठार। बस यही 4 इंपॉर्टेंट है, और इनके बारे में कुछ फैक्ट हैं जो आप लोग लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूं। ठीक है, देखिए जो आप लोग सोच रहे हो, सबसे पहली बात कि देखिए भाई साहब, सर जरा ये बताइए हमको कि ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, इनमें और इनमें इतना दूरी कैसे हो गया, इनमें और इनमें इतना दूरी कैसे हो गया, ये इनसे दूर कैसे चले गए। ठीक है, देखिए सुनिए इसके बारे में। देखिए हुआ क्या कि यह जो भूखंड था, गोंडवाना लैंड का पार्ट था प्रायद्वीपीय पठार। इस प्रायद्वीपीय पठार में क्या होता है, हलचल होता है,
और हलचल होने के पश्चात जो इसके नीचे की प्लेट है, नीचे मतलब क्या, धरती के अंदर जो प्लेटें है वह उत्तर पूर्व की ओर क्या हुआ, खिसकना शुरू किया। मान लीजिए कोई गाड़ी है, मान लीजिए कि ये एक प्लेट है, ठीक है ना, इसके ऊपर कोई मान लीजिए कोई बिल्डिंग वुल्डिंग है, और मान लीजिए यही हल्का हिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो इसके ऊपर जो बिल्डिंग वुल्डिंग होगा क्या हो जाएगा, हल्का फुल्का हिल जाएगा ना। तो ये बता रहा हूं मैं कि जो प्रद्वीपीय पठार है, इससे जो प्लेट है वह जब उत्तर पूर्व की तरफ हल्का क्या हुआ, बढ़ा, आगे बढ़ा, तो इसी के क्रम में क्या हुआ कि इनमें दरारें आ गई। ठीक है, दरारें आई और यह पार्ट जो है इनसे अलग हो गया। ठीक है ना, यह प्रांत अलग हो गया, मतलब इनकी जो गैप आ गया। तो फिर आप लोग सोच रहे होंगे जब गैप आ गया फिर भर कैसे गया। देखिए भरने का कारण क्या है कि फिर जब ये धंस गया, जब मान लीजिए कोई चीज अब टकराई, दरार पड़ा, तो क्या हुआ, धंस जाता है ना अचानक। तो धंसने के बाद यहाँ पे गड्ढा हो गया, लंबा गड्ढा, इन क्षेत्रों में क्या गड्ढा हो गया, ये जो क्षेत्र है क्या गड्ढा हो गया। ठीक है ना, गड्ढा हो गया, ठीक है ना। तो जब गड्ढा हो गया तो फिर लंबे समय तक नदियां क्या की, जलोढ़, जलोढ़ मतलब कि मिट्टी के महीन कण, लंबे समय तक जब बहती है मिट्टी, नदी जब बहती है तो अपने साथ महीन कण को लेकर चलती है। तो लंबे समय तक क्या नदियां जो है आई और यहाँ मिट्टी उट्टी भरते चले गई, नदियां आई और मिट्टी जो है भरते 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 पूरा क्या मिट्टी भर दी। ठीक है, और इसी प्रकार यह जो क्षेत्र क्या है सब मिट्टी से भर गया। ठीक है, जब मिट्टी से भर गया तो क्या हुआ, इन दोनों में दूरी आ गई, यह इधर रह गया, यह इधर इधर चला गया। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है, बांग्लादेश है। ठीक है, इसको बोलते हैं नदियों का देश। क्यों बोलते हैं, यही कारण है क्योंकि जो बांग्लादेश है, आप लोग पढ़े होंगे कि बांग्लादेश को बोलते हैं नदियों का देश। क्यों बोलते हैं नदियों का देश, क्योंकि जो नदियां जो है ना इनका विकास किया है, क्योंकि एक गड्ढा था, गड्ढा में लंबे समय तक मिट्टी लाके भर देता था नदियां, और भरते 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 क्या हुआ, इसका विकास हो गया, इसलिए बोलते हैं बांग्लादेश को नदियों का देश। ठीक है, चलिए इस टॉपिक छोड़िए, आते हैं उत्तर पूर्वी पठार में गारो खासी जयंतिया में। समझ गए, चलिए फैक्ट को लिख लीजिए जो मैंने बताया। यदि आप चाहते हैं लिखना तो लिखिए, वरना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको भी लिख लीजिए। देखिए अच्छा, इनमें देखिए कुछ फैक्ट जो है मैंने बोल दिया। अब जरा आप लोग सोच रहे होंगे गारो खासी जयंतिया, ये 3 पहाड़ियां हैं और एक कार्बी एंगलों का पठार है। तो गारो खासी जयंती जो मेघालय में है, और तो मेघालय में जब गारो खासी जयंतिया है तो आखिर इनका नाम कैसे पड़ा गारो खासी जयंतिया। देखिए इसके पीछे कारण है, मेघालय में जो जनजातियां होती है उन जनजातियों का नाम था गारो खासी और जयंतिया, और उन्हीं के आधार पे इस पहाड़ी का नाम, इस पहाड़ का नाम जो है गारो खासी और जयंतिया रख दिया गया। और उसी प्रकार कार्बी असम में कार्बी एंगलोंग का पठार नाम रखा गया। देखिए अब एक छोटा सा चीज है, जैसे कि आप सुनते होंगे मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है मासिन राम में। आप लोग बहुत फैक्ट पढ़े होंगे कि मेघालय में एक जगह है मासिन राम जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। यदि इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर क्या किए रहे, जो हल्का सा ट्विस्ट कर दे और पूछ दे कि मासिन राम किस पहाड़ी पर स्थित है, तो आप लोग क्या बोलिएगा। तो मासिन राम जो है ना वह खासी की पहाड़ियां जो है ये बीच वाला, इसी पर स्थित है मासिन राम, जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। ओके, तो यह जो कुछ फैक्ट थे लिख लीजिए कि पहले आप लिख लीजिए कि मेघालय के पठार अर्थात गारो खासी और जयंतिया, मेघालय के पठार अर्थात गारो खासी और जयंतिया मेघालय की जनजातियों के आधार पे इसका नाम पड़ा है। मेघालय की जनजातियों के नाम पे नाम पड़ा है गारो खासी जयंतिया का। और फिर लिख लीजिएगा मासिन राम जहां सर्वाधिक वर्षा होती है वह खासी पहाड़ियां पर स्थित है। मासिन राम जहां सर्वाधिक वर्षा होती है वह खासी पहाड़ियां पर स्थित है। ठीक है, ये जो कुछ फैक्ट थे जो आप लोगों ने लिख लिया। ठीक है दोस्तों, यह जो आज हम लोगों ने भारत के प्रायद्वीपीय पठार को देखा, जिसमें हम लोगों ने दक्कन का पठार, मध्यवर्ती उच्च भूभाग, उत्तर पूर्वी पठार को देखा। देखिए अब भारत के प्रायद्वीपीय पठार यानी ये जो पोर्शन आप लोग देख रहे हैं, यदि अब इतना हमने बोला है,
इस फैक्ट को जितना मैं लिखवाया है, यदि आप लोगों ने उतना लिख लिया होगा, सुन लिया होगा अच्छे से, तो आपको भारत के प्रायद्वीपीय पठार से यदि क्वेश्चन आएंगे आपसे छूट नहीं पाएंगे। आप कोशिश कीजिएगा कि छोड़ दूं मैं, लेकिन आपसे छूट ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप इतने अच्छे से पढ़ लिए हैं, इसका विकास कैसे हुआ है, इसका जो थ्योरी से लेकर के जितना कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो गया आपको। तो आप कोशिश कीजिएगा मैंने छोड़ दूं, लेकिन आपसे छूटेगा ही नहीं, क्योंकि यही है जो है, और इसी में से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भारतीय मरुस्थल के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।